हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं एपीएस की स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा कि आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें कि आपका एपीएस का रिटन एग्जाम निकल जाए। मैंने एपीएस के ऊपर एक वीडियो बनाया था शॉर्ट हैंड के ऊपर, बेसिकली मैंने उसमें प्रॉपर डिटेल में बात की थी। एंड उन सभी लोगों को सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन सभी लोगों का जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, एक्चुअल में रियल डेटा दिखाया। उससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिली कि शॉर्ट हैंड अगर आती है तो किस तरह से इस एग्ज़ाम को अप्रोच करना चाहिए, शॉर्ट हैंड कितने समय में आप एक्सपीरियंस उसमें पा सकते हैं, कितना प्रैक्टिस करें तो आप उसमें स्पीड ले आएंगे 80 या 100 की, या कितना समय आपको मिनिमम लगना चाहिए और कितना समय में उन लोगों ने बेटर किया है अगर वो 1-2 साल से 6 महीने से 3 साल से ऑलरेडी उस चीज़ में हैं या कर रहे हैं या किसी और जगह पर उन्होंने कई एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं। तो उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिला है। एंड बहुत सारे लोग जो दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इधर उधर सुन करके इस चीज़ में आ गए थे कि हम भी फॉर्म डालेंगे एपीएस का एंड शॉर्ट हैंड तो बस ऐसे ही है, जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक हम एग्ज़ाम निकाल लेंगे, कर लेंगे, सीख लेंगे। तो वो अब भ्रम उनके सामने नहीं रहा। वो एक क्रिस्टल क्लियर रियल डेटा देख पा रहे हैं। वो लोगों से जाके जब एक्चुअल में किसी टीचर से पूछ रहे हैं शॉर्ट हैंड के, तो वो उनको सही बात बता रहा है कि हाँ, इसमें एक्चुअल में इतना टाइम लगता है और इतनी प्रैक्टिस या इतने घंटे अगर आप पुट करेंगे और आपके अंदर इतना हार्डवर्क करने का अगर मादा है तो आप डेफिनेटली इस तरह से इतने टाइम में चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सब उन्हीं लोगों की बदौलत हो पाया है जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो उन सभी लोगों को थैंक यू। अब यहाँ पर जो एपीएस वाले हैं, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आरओ भी एम कर रहे हैं, साथ में उन्होंने एपीएस भी एम करने का सोचा है बिकॉज उनको शॉर्ट हैंड वगैरह आती है। बाकी जीएस और जो बाकी की चीज़ें उसमें इतना कोई एक डिफरेंस नहीं है, उतना चेंज नहीं है। तो इस वीडियो में मैं एपीएस के बारे में चीज़ें शेयर करूंगा। देखिए, ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको आप घर बैठे खुद पढ़ के मेहनत से सेल्फ स्टडी से तैयार कर सकते हो। इसमें कोई आपको इधर उधर कोई बैच लेने की और पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्री में आप कर सकते हो। मेहनत लगेगी इसमें, मेहनत आपको पेड बैच में भी लगती है, बट इट्स जस्ट कि अगर ये बात आपको बोल दी जाएगी कि मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तो फिर आप ऑब्वियस बात है पेड बैच लोगे नहीं और सामने वाले का नुकसान होगा। तो फिर इंसान ये चीज़ बोलता नहीं है, ये बात आप भी जानते हो। तो अब ये तरीका आपको तभी फ़ायदा करेगा जब आप सेल्फ स्टडी वाले हो। अगर आप सिर्फ इस पे भरोसा करते हो कि नहीं पेड से ही होगा और आपके पास 1000, 2000, 4000, 5000 हैं, और मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, जब 4000, 5000 के बैच एपीएस के बिक रहे हैं, मतलब एपीएस के, वो भी रिटर्न के, तो अब आप बाकी समझदार हो खुद। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। अब इसमें कुछ चीज़ें बेसिक हैं, इनको ध्यान से समझो। इसको चंद्रयान का मिशन नहीं बनाना है आपको। सबसे पहले एपीएस की स्ट्रेटजी है ये। अब इसमें टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा, यानी कि जो रिटर्न आपका पेपर है वो 3 घंटे का होगा, 2 घंटे का नहीं है, ध्यान रखना। यूपीपीसीएस 2 घंटे का होता है, आरओ 2 घंटे का होता है, बट ये 3 घंटे का एग्जाम है। अब इसमें भी जो दूसरी चीज़ है वो आपको ध्यान देनी है। क्या? इसमें जो मार्क्स हैं वो 150 मार्क्स का है। कितने नंबर का है? 150 नंबर का। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। अब इसमें आपको देखना ये है, 3 सेक्शन मेजर इसके रिटर्न एग्जाम में आते हैं। एक है आपका सामान्य ज्ञान का, एक है आपका सामान्य हिंदी का, एक है आपका कंप्यूटर ज्ञान का। अब आपको लग रहा होगा कि आरओ की तरह 140 नंबर की जीएस होगी, 60 नंबर की हिंदी होगी। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जीएस का और हिंदी का वेटेज इतना कम ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर सामान्य ज्ञान के लिए आपको 50 मिल रहा है, यहाँ पर आपको सामान्य हिंदी के लिए 50 मिल रहा है, और यहाँ पर आपको कंप्यूटर ज्ञान के लिए 50 मिल रहा है। आपने यहाँ पर इसको ज़्यादा पढ़ा, इसको कम पढ़ा, इसको ज़्यादा पढ़ा, इसको कम पढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों के जो मार्क्स हैं वो समान है। आपने बहुत ज़्यादा सामान्य ज्ञान में मेहनत करी तब भी 85 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। आपने सामान्य हिंदी में कम मेहनत करी है तो भी 50 मिलेंगे। और आपने बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में आप प्रो हो, आप बीटेक कर चुके हो, आपको लगता है कि कंप्यूटर में आपसे कोई भी कुछ भी पूछे, आप A to Z सारी चीज़ें कर सकते हो, तो भी उसके सिर्फ 50 क्वेश्चन ही आएंगे, आपसे 200 नहीं पूछे जाएंगे या आपसे 150 नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला इसमें जो ध्यान देना है, जो की पॉइंट है वो ये है कि किसी भी चीज़ से, किसी भी सब्जेक्ट से दिल नहीं लगाना है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि सामान्य ज्ञान के जब 50 आ रहे हैं और सामान्य हिंदी के 50 आ रहे हैं और कंप्यूटर ज्ञान के 50 आ रहे हैं, तो इन तीनों को आपको समान रूप से देखना है। यहाँ पर किसी तरीके का कोई भेदभाव, कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। किसी को आपको कम या ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखनी है। स्ट्रेंथ वीकनेस का मतलब ये है, अगर आप सामान्य हिंदी में अच्छे हो तो उसका टाइम कंप्यूटर में और सामान्य ज्ञान में दो, या जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर दो। कोई सब्जेक्ट में आप वीक हो तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, कोई सब्जेक्ट में अगर आप उतने स्ट्रांग नहीं हो तो आपको उस पर ऑब्वियसली उस तरह से ध्यान देना है। तो ये होती है प्रायोरिटी की बात। ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को अगर कंप्यूटर अच्छी लगती है तो वो कंप्यूटर ही बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, हिंदी पर ध्यान नहीं देंगे। या किसी को अगर हिंदी बहुत अच्छी लगती है और हिंदी उसको आती भी है ढंग से, तो वो हिंदी पर उतना ध्यान देगा, लेकिन उसके साथ में वो कंप्यूटर या सामान्य ज्ञान जो उसके एक्चुअल में वीक होंगी वो इस पर ध्यान नहीं देगा, और वो पूरे टाइम यही पढ़ेगा क्योंकि उसे ये अच्छी लगती है। अच्छे लगने से मतलब नहीं है, वहाँ पर एग्जाम में उसका वेटेज कितना है ये मैटर करता है। तो जब 50 की जीएस आ रही है, 50 की हिंदी आ रही है, 50 का कंप्यूटर आ रहा है, तो आपको उसी तरह से ध्यान देना है। ये पॉइंट आप समझ गए होगे, इसको सबसे पहले फिक्स कर लेना। उसके बाद बात क्या आती है कि सामान्य ज्ञान में, सामान्य हिंदी में और कंप्यूटर ज्ञान में पूछा क्या जाएगा। तो सबसे पहले मैं हिंदी की बात कर देता हूँ, क्योंकि हिंदी एक्चुअल में देशी घी के लड्डू की तरह है।
आपको कोई इसमें तैयार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसको ध्यान से समझो, इसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं हिंदी में जो आती हैं जो आपको आर में भी देखने को मिलती हैं, यूपीपीसीएल में भी आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, एंड कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो बहुत एक्स्ट्रा हो। तो इसलिए हिंदी के बारे में पहले बात करता हूँ। देखो हिंदी में सबसे पहले आप देखोगे कि इसमें यहाँ पे वोकैबुलरी पूछी जाती है, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, सेम या आर मेंस की तरह आप इसको कुछ कह सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, कुछ सेलेक्टेड चीज़ें होती हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं इंग्लिश टू हिंदी, कुछ होते हैं हिंदी टू इंग्लिश, जो भी प्रशासनिक शब्दावली टाइप होते हैं, तो उस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो एक सेलेक्टेड किताब आती है, जैसे एक एस कुमार सर की किताब आती है घटना चक्र के कोलैबोरेशन में, ठीक है। मार्केट में जाओगे आपको मिल जाएगी, ग्रीन कवर सा हल्का सा होता है, पहले जो आती थी 2-3 साल पहले उसका येलो एंड ब्लैक कवर होता था। बहुत पॉपुलर किताब है, आपको आराम से मिल जाएगी, आप जाओगे शॉप पे उसको ले लेना, उसमें जितनी वोकैबुलरी दी गई है उसको पढ़ लेना, उसमें भी फिल्टर कर लेना, जो इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं वही पूछे जाते हैं, कुछ भी नहीं पूछा जाता है। एंड मैं भी कुछ आपको चीज़ें करा दूंगा, कुछ वीडियोज़ में बनाऊंगा, उसमें मैं आपको वोकैबुलरी तैयार करवा दूँगा। मतलब मैं इतना प्रयास करूँगा कि टाइम से ही ऑन टाइम मैं आपको ये वोकैबुलरी वाला सेक्शन जो है तैयार करवा दूँ, ठीक है। ये वाला सेक्शन आप में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं यार, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आप गलत नहीं कर सकते। अब इसमें इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश है, अगर आपने ढंग से पढ़ लिया और उसकी स्पेलिंग वगैरह आपने लिख के देख ली कि हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या करते हैं, उसकी वर्तनी शुद्ध है, उसकी अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो स्पेलिंग सही है, और आपको अक्षर शब्द माला मालूम है, तो आपको उसके नंबर मिल गए। तो इन सब चीज़ों में गलती मत करना, ये सब चीज़ें अगर आप गलती करोगे तो फिर आपका पेपर नहीं निकलेगा। आप सोच रहे हो कि अगर अपने पेड कोर्स ले लेते तो निकल जाता, कोई मतलब नहीं है उससे। यहाँ पर बहुत इजी चीज़ें हैं, एडजस्ट किया आपने उसको ढंग से किया हो, तो इसलिए आपको इसको वोकैबुलरी पर ध्यान देना है, ये गलत नहीं करना है। इसके बाद में बात आती है विलोम की, पर्यायवाची की। अब विलोम तो आपको ईजी लगते हैं, विलोम पढ़ोगे आराम से हो जाएंगे। आर का जो साथ में कर रहे हैं वो जानते हैं कि इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। विलोम सबसे ईजी सेक्शन होता है देखा जाए अगर आर को एग्जाम का, विलोम हो गया, और इसके साथ में कोई होता है उसको वाक्यांश के लिए एक शब्द बहुत ईजी लगता है। तो ये दो सब टॉपिक बहुत ईजी होते हैं आर के लिए। तो विलोम आपको तैयार करना है, इसमें भी कोई गलती बर्दाश्त नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही आपसे पूछी जाती हैं, इसमें भी ये एस कुमार सर वाली जो किताब है इसमें जो भी विलोम दिए हैं उससे बेसिक आप तैयार कर लो, आपका हो जाएगा। पर्यायवाची कुछ लोगों के लिए बहुत टफ होता है, इसीलिए मैंने कुछ 155 के आसपास, 150 के आसपास आप मान के चलो कि पर्यायवाची है, उसकी PDF यहाँ पे लिख देता हूँ, उसकी PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, अनु चतुर्वेदी UPPSC, वहाँ पे आप जाओगे आपको मिल जाएगी। ये मैंने आर के लिए डाली थी। इसके बाहर से एक भी पर्यायवाची एग्जाम में नहीं आएगा। जब एग्जाम आपका APS का होगा इसको बैठ करके मिला लेना, उसको उतना पढ़ लो, और उसमें भी कुछ ऐसे मेन शब्द होते हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे अगर कमल है या सारंग है या अगर शार्दुल है तो, या अगर पार्वती है या अगर सरस्वती है, लक्ष्मी है, तो इनके कुछ मेन पर्यायवाची होते हैं, शब्द होते हैं, वही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंदी के मैंने आर के लिए 1-2 वीडियो और भी बनाए हैं, उनको आप जाओगे देखोगे तो उसमें ऐसी चीज़ें बता रखी हैं जो ना ही पूरे यूट्यूब पे किसी ने बताई है, ना ही वो कोई ऐसी चीज़ है कि जो काम नहीं करती। 100% काम करने वाली चीज़ें और गजब का तरीका है, वो सब जाओगे मिल जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ PYQ लगा लेना। देखो सबसे पहले तैयार करने का मतलब समझो, ये सब जो चीज़ें हैं ये APS कोई ऐसा अलग से एग्जाम नहीं है। 10 साल के बाद ये आपकी वैकेंसी आई है, इसमें कोई वो अलग से बहुत पेपर नहीं बनाएंगे। आपको डराया जाएगा इसलिए ताकि आप पेड बैच ले लो, ठीक है। डराया जाएगा आपको कि इसमें ये आएगा, वो आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। भाई कुछ नहीं होगा इसमें। 50 नंबर की हिंदी है, 50 नंबर की GS है, 50 नंबर का कंप्यूटर है, सबको समान वरीयता दी जाएगी, तो आप भी उसको उसी तरह से देखो, हिंदी GS और उसको। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो पर्यायवाची पिछले सालों में आ रखे हैं, डिफरेंट दूसरे एग्जाम में आए, सिर्फ उतने पर्यायवाची पहले पढ़ तो लो मेरे भाई, उतना कर लो आप। उसके बाद में अगर आपका पेपर ना निकले, क्वेश्चन अगर ना उसमें से मिले तो बताना, मिल जाएंगे यार। बात समझो, थोड़ा सा ट्रस्ट किया करो उस चीज़ पे जो आयोग दे रहा है, रादर देन कि जो आपको कोई चीज़ बेचने चला आ रहा है। विलोम में भी सेम चीज़ है, जो भी UPPCS या जो भी आपके आयोग के एग्जाम होते हैं, जहाँ हिंदी पूछी जाती है, उसके PYQ जितने हैं उतना ढंग से तैयार कर लो, और उतना करने के बाद में आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो एंड कितना बेटर परफॉर्म कर पा रहे हो। फायदा होगा आपको, इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, ये सब ट्राई एंड टेस्टेड चीज़ें इसलिए शेयर कर रहा हूँ। पर्यायवाची, विलोम एंड ये जो वोकैबुलरी वाला है, इसमें भी जो आर के मेंस के पेपर होते हैं वो जिन्होंने दे रखा है वो ये बात जानते होंगे बेटर वे में कि किस तरह से चीज़ों को करना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसमें भी वही चीज़ है, सेम चीज़ है, सेम टॉपिक है, कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है। इसमें भी कुछ सेलेक्टेड होते हैं जहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत होता है, जो PYQ वगैरह में बहुत ज़्यादा जैसे रिपीट हुए हैं, उनको आपको ढंग से तैयार कर लेना है। तो ये सब इजी टॉपिक है। वाक्यों का शुद्धिकरण इसमें 2 तरीके का होता है, एक होता है वाक्यों का, एक होता है वर्तनी का। तो ये जो शुद्धिकरण वाला टॉपिक है ये कई बार देखने में बहुत ईजी लगता है कि अरे सेंटेंस है उसमें गलती तो बतानी है, बता लेंगे, शुद्धि तो करना है कर लेंगे, लेकिन ऐसा देखने में लगता है बट होता नहीं है। तो आपको जो शुद्धिकरण करना है वो एक्चुअल में आपको ढंग से लिख के देखना पड़ेगा। वाक्यवर्तनी शुद्धि है, उसमें ढंग से आपको लिख के कॉपी पे, जैसे इस पेज पे मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसी तरीके से आपको जब आप
पेज पर लिख लिख करके शब्दों को देखेंगे तो आपकी मसल मेमोरी में रहेगा, क्योंकि आपने उसको लिखा होगा। तो जो आप इस तरीके से कोई चीज़ लिखेंगे तो वहाँ पर फिर आप जब एग्जाम में आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे तो आप वहाँ पर तुरंत जैसे लिख के देखोगे तुरंत आपके सामने आंसर चमक जाएगा। तो ये स्पेशली जो ये शुद्धिकरण वाला जो टॉपिक होता है इसमें आपको ये चीज़ लगानी चाहिए, बहुत हेल्प करता है। मुहावरे लोकोक्ति में देखो यार बहुत सारे होते हैं। अब इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि सारे कोई भी पूछ ले जाएंगे, पूछने के पीछे एक लॉजिक होता है, एक तरीका होता है। मैं ट्राई करूँगा, वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं बता दूंगा किस तरह से फिल्टर करते हैं। तो जैसे अगर 600 दिए गए तो 600 में से 600 नहीं पढ़ने हैं, 250 पढ़ो, उसी में से मिल जाएंगे। तो तरीका होता है, लेकिन वो तरीका जिसको पता है वही फिर ये स्मार्ट वर्क कर पाएगा। तो वो मैं शेयर कर दूंगा, वो कर लेना, उतने पढ़ लेना, उसी में से मुहावरे लोकोक्ति मिल जाएगा। और बाकी बुक नहीं बदलनी है बहुत ज़्यादा। ये एस कुमार सर वाली जो बुक है जो मैंने आपको बताई, बस यही एक किताब ले लो, उसी में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वहीं से पढ़ना, इसके बाहर से नहीं आएगा। अब इसके बाद में जैसे ये विभिन्न पत्रों का आलेखन है, इसके लिए एक सर हैं, उनका वीडियोज़ उनके आप प्लीज़ देख लीजिएगा। यूट्यूब पर उनका चैनल है तरकश करके, ठीक है। सर DYSP ऑलरेडी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को बता रखा है। तो जितनी भी ये पत्र वाली चीज़ें हैं ये, और जो ये अपने गद्यांश वाली चीज़ें हैं, ये आप वहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको इसका पैटर्न बहुत अच्छे से आ जाएगा समझ में। और बहुत अच्छा तरीका, मतलब उन्होंने काफ़ी ईजी लैंग्वेज में, ल्यूसिड लैंग्वेज में और टू द पॉइंट सारी चीज़ें बता रखी है। उससे आपको क्या है कि आप एकदम जरा सी जो बारीकी है उनको समझ पाएंगे। तो ये एकदम ईजी चीज़ है। जब इंसान को ये इतना एक्सपीरियंस होल्डर इतना जब ढंग से आपको सारी चीज़ें दे रहा है वो भी फ्री में, तो आप उसको अवेल करिए। आप उस अपॉर्चुनिटी को क्यों गंवाना चाहते हैं। तो इस तरह से आपका ये हिंदी का सेक्शन निकल जाएगा। एंड बिलीव मी, 50 में से आप आराम से 46-47 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे भी, जैसे बहुत ज़्यादा चलिए आपकी गलती मान ली, तो आप 45 क्वेश्चन तो सही कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपने अपने गद्यांश में एक क्वेश्चन गलत कर दिया, पत्र वाले में एक क्वेश्चन गलत कर दिया, मुहावरे में मान लीजिए आपसे कन्फ्यूजन हो गया, आपने कुछ का कुछ समझ लिया, क्योंकि इसमें अक्सर ये होता है एक क्वेश्चन ये गलत हो गया, वाक्यों का शुद्धिकरण में चलिए एक गलत हो गया। लेकिन उसके बाद में जितनी ये चीज़ें इनमें गलत नहीं होना चाहिए। पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, वोकैबुलरी हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, ये सब गलत नहीं होना चाहिए। तो ये हिंदी एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप कम मेहनत में ज़्यादा रिटर्न ले सकते हो। इसीलिए मैंने इसके बारे में पहले बात की है। चाहता तो मैं बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में ही बात कर लेता, लेकिन ये ज़्यादा ईजी चीज़ है, इसलिए इसको आपको पहले तैयार करना है और ढंग से तैयार करना है। इसके बाद में बात करता हूँ GS की। अब GS को लेकर के बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हैं और इसके लिए सोच रहे हैं कोई ऐसा बैच होता है या समथिंग, या आपको ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि बिना बैच लिए 4-5 हज़ार का, 6 हज़ार का, 3 हज़ार का, 2 हज़ार का, 1500 का, 1 हज़ार का आप ये कर ही नहीं सकते। पहले जो बेसिक चीज़ें इसमें हैं पहले आप उतना कर लीजिएगा, उसके बाद में जो मन में आए वो बेस्ट ले लीजिएगा, जो मन में आए टेस्ट सीरीज लगा लीजिएगा। लेकिन जितनी पहले बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको उतना आता है, पहले एक बार ये खुद से पूछ जरूर लीजिएगा। आप ही का फायदा है, मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई फायदा नहीं है, मेरा कोई बैच नहीं है इससे संबंधित, तो मैं आपको क्यों ही बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। लेकिन जो चीज़ें एक्चुअल में आपके 100% काम करेंगी वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जो इंसान इस चीज़ पर भरोसा करके इसको अप्लाई कर ले जाएगा वो आज से 4-5 महीने बाद जब भी रिजल्ट होगा तो बताएगा कि हाँ भैया जो आपने बताया था मैंने सिर्फ उतना किया था, उस चीज़ में सेलेक्ट हुआ हूँ। तो मेन चीज़ क्या है मैं बता देता हूँ इसमें। देखो इसमें कुछ चीज़ें की पॉइंट्स हैं। पहला है हिस्ट्री जो कि आयोग का फेवरेट सब्जेक्ट है, इस पर वो ध्यान देते हैं। इसमें भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन पर वो बहुत ध्यान देते हैं, वो पूछेंगे ही पूछेंगे। हिस्ट्री की जब भी बात करेंगे तो वो उनसे अक्सर पूछे देंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सेम यही ज्योग्राफी के साथ है। तो ये दोनों जो सब्जेक्ट होते हैं ना, ये इनके पिलर हैं, मतलब ये इस एग्जाम के पिलर हैं GS के, सामान्य विज्ञान के। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पर आपको ढंग से ध्यान देना है। उसके बाद में आप देखोगे तो मेजर सब्जेक्ट जो है वो है पॉलिटी में आप चाहे UPPCS का पेपर उठा लो, चाहे आप RURO का पेपर उठा लो, चाहे आप BEO का पेपर उठा लो, यानी कि जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता है, या फिर आप कोई भी आयोग का पेपर उठा के देख लो, पॉलिटी के क्वेश्चंस का जो स्तर है, जो उसकी जो एक्चुअल में आप स्टेटस देखोगे कि क्या स्टैंडर्ड है क्वेश्चंस का, तो वो आपको मिलेगा कि बहुत बेसिक है। कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं जो मोर देन एवरेज क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी ही होते हैं। टफ क्वेश्चन ऑब्वियसली होते हैं, लेकिन वो कुछ होते हैं, उनका नंबर इतना नहीं होता है कि आप उसको देख करके बॉक डाउन हो जाओ। तो इसलिए पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इसके साथ में एक जो मेजर सेक्शन है वो है करंट अफेयर्स, क्योंकि आपको पता है कि करंट अफेयर्स का जो नंबर है, जो संख्या है, जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स की, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जो इंसान 4-5 साल से तैयार कर रहा है उसका स्टैटिक का पोर्शन तैयार होता है, उसकी ये सब हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑलमोस्ट तैयार होती है, लेकिन करंट अफेयर्स उसको भी नया पढ़ना पड़ता है। तो एक प्लेइंग लेवल फील्ड जो है वो बराबर करने के लिए आयोग अब करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ा रहा है, सो दैट अगर कोई 4 साल 5 साल से भी तैयारी कर रहा है और उसका स्टैटिक तैयार भी है, तो भी अगर वो करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो एग्जाम में फ्लंक कर जाएगा, वो हो सकता है कि पास ना कर पाए प्रीलिम्स। तो इसलिए करंट अफेयर्स का रोल है। तो आपको ध्यान देना है, इसमें कोई अलग से करंट अफेयर्स नहीं आएगा। APS को कमिश्नर का एग्जाम ना बनाइए डायरेक्ट दिल्ली पुलिस में कमिश्नर बनेंगे। ACP का एग्जाम मत बनाइए, उसको APS ही रखिए। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी नौकरी है, लेकिन एग्जाम उसका जैसा आ रहा है वो समझिए। यहाँ पर APS में सारा गेम शॉर्ट हैंड का है, सारा गेम कंप्यूटर टाइपिंग का है। जो आप मेन एक्सपीरियंस वहाँ पर जो आपको करवाना देखना है, जो प्रैक्टिकल होगा आपका, उसकी वैल्यू ज़्यादा है इस एग्जाम में। इसकी ये रिटन के बेसिस पे ये एग्जाम पूरा आपका नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये एक ऐसा चरण है जिसमें एलिमिनेट करके मेंस तक वो लोग जाएंगे। तो जिनकी शॉर्ट हैंड वगैरह अच्छी है उनको बस इतना करना है कि किसी तरह से जो ये 150 नंबर का रिटन का पेपर है प्री, इसको आप क्लियर कर लीजिए। और उसके बाद जो एक्चुअल में आपको प्रैक्टिकल करके चीज़ें करनी है वो वाली ज़्यादा आपको मैटर करेंगी आपके लिए। तो इसमें यहाँ पे
करंट अफेयर्स में जो आप आरओ के लिए पढ़ते हैं, जो आप यूपी पीसीएस के लिए पढ़ते हैं, आपको वो ही पढ़ना है। ना क्वेश्चंस का लेवल बदलेगा, ना क्वेश्चंस का टाइप बदलेगा, पैटर्न कुछ नहीं बदलेगा, सेम वही क्वेश्चंस उसी टाइप के जैसे हमेशा से यूपी पीसीएस आरओ में आते रहे उसी तरीके के रहेंगे। तो यहाँ से आपने क्या चीज़ देखी, आपने देखा कि जो करंट अफेयर्स है, जो हिस्ट्री है, जो ज्योग्राफी और जो पॉलिटी है, ये 4 सब्जेक्ट आपको ऐसे मिले जो मेजर हैं, तो इन पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अब इनमें बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, वही आएंगी। इसके लिए पढ़ें क्या, घटना चक्र और लूसेंट उठाइए और इनको ढंग से पढ़ लीजिए, आपका जीएस का पेपर आराम से इन चारों सेक्शन का निपट जाएगा। इसके बाहर से आपको नहीं मिलेगा। आप उनको 50 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के बनाने हैं, 50 क्वेश्चन। इसमें से भी हिस्ट्री से कितने आएंगे, ज्योग्राफी से कितने आएंगे, पॉलिटी से कितने आएंगे, करंट अफेयर से कितने आएंगे, आप हालत देख ही रहे हो, इतने सारे टॉपिक हैं। तो इसमें आप पहले जीसी कर लो और जीसी के साथ में लूसेंट करना। लेकिन जीसी और लूसेंट की खास बात क्या है कि जीसी और लूसेंट में 85% कंटेंट ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगा। तो जो 15% चीज़ें नहीं मिलेंगी वो आपको लूसेंट से पढ़ लेनी है। जैसे आपने घटना चक्र पढ़ा या आपने लूसेंट पहले पढ़ा, अब जो चीज़ें आपको दूसरे में नहीं मिल रही हैं वो पढ़ लो वहाँ से नई चीज़। तो इस तरह से आपके ये दोनों सोर्स तैयार हो जाएंगे और आपका आराम से पॉलिटी का सेक्शन है, करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, आप जब एग्जाम होगा उसके बाद में चेक कर लेना। अगर इसके बाहर से चीज़ें आ जाएँ तो मुझे बता देना, मैं यहीं रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, कि ईश्वर की कृपा रही मैं यहीं रहूँगा। आप खुद देखोगे कि इसी सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो जब सारी चीज़ें आपके पास मिल रही हैं, नॉर्मल बेसिक सोर्सेज में मिल रही हैं चीज़ें, तो आप क्यों इधर उधर भटक रहे हो। और हाँ, इसके साथ में ध्यान रखना कि पीवाईक्यू को सबसे पहले रट लो। अगर एपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो रिटर्न की एक्चुअल में, तो सबसे पहले पीवाईक्यू उठाओ, यूपी पीसीएस के पढ़ लो, आरओ के पढ़ लो ढंग से, प्री मेंस दोनों के, ठीक है। यूपी पीसीएस के प्री के पढ़ लो, जब तक मेंस होता था तो उसके मेंस के पढ़ लो। आधा एग्जाम तो आपका इजी से क्लियर हो जाएगा। एंड ये मैं फैक्ट्स के साथ बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ, कहोगे तो दिखा भी दूंगा, क्योंकि मेरे पास फैक्ट्स रहते हैं, इसलिए तो मैं चैलेंज लेने को हमेशा तैयार रहता हूँ। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी आपने कर लिया, करंट अफेयर्स आपको वही यूपी पीसीएस आरओ वाला करना है, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए परेशान मत हो, इसका वेटेज पहले देख लो कि इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे। फिर भी अगर आपको ये है कि नहीं बहुत बड़ी चीज़ है, तो क्या करना कि जो सीसेट का पेपर होता है या जहाँ भी आपको यूपी पीसीएस के एग्जाम में, यूपी पीसीएस पीएससी के एग्जाम्स में कहीं पर भी जहाँ पर मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी के, कहीं पर अगर जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सीसेट में आया हुआ है, कहीं पर आपने देखा कि मेंसुरेशन आया हुआ है, कहीं पर आपने देखा कि जो बेसिक अलजेब्रा वाली जो मैथमेटिक्स है वो आई हुई है, अर्थमेटिक आई हुई है, तो वो सब उसमें पहले छांट लो कि भैया अर्थमेटिक के क्वेश्चन हमको देखने हैं। आप जब सीसेट का पेपर देखोगे तो उसमें देखोगे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आपको उसमें ये देखना है भाई अर्थमेटिक के क्वेश्चन कौन से हैं। अर्थमेटिक मतलब अंक गणित, तो अंक गणित केवल आना है। तो जितने लोग ऐसे हैं जो अलजेब्रा से डरते हैं, मेंसुरेशन से डरते हैं, डिफरेंट चीज़ों से डरते हैं, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। अंकगणित अगर आप कर लेते हो, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, या अगर परसेंटेज है, या अगर रेशियो एंड वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, या वो एक होता है टंकी वाला, पाइप वाला, एक आपका होता है वो ट्रेन्स वाला, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स जिसको बोलते हैं, एक आपको होता है कि टाइम एंड वर्क वाला, कि चार आदमी और 2 औरतें ये काम मिलकर 10 दिन में करते हैं, तो वही अगर 24 आदमी वो होते तो वो कितने दिन में करते, इस टाइप के क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब एग्जाम में आ रहे हैं तो आपको सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन फोकस करने हैं पेपर्स में। सीसेट वगैरह देखोगे उसमें पेपर्स मिलते हैं, सिर्फ उतने पीवाईक्यू लगा लेना। अगर आपको मैथ में ये है ही कि मुझे अर्थमेटिक करना है। इसके बाद में महत्वपूर्ण नगर स्मारक करने मारते हो गया, बहुत बेसिक सा टॉपिक है, सिंपल गूगल पे सर्च मार लेना, चीज़ें आ जाएंगी, वहीं से पढ़ लो, उसी में से आ जाएगा। इसमें से अगर क्वेश्चन उठेगा तो उसमें से सामने मिल जाएगा। खेल जगत, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी न्यूज़ में चल रही हो करंट अफेयर्स में, उनके बारे में थोड़ा मेन स्टेटमेंट भी पढ़ लेना। जैसे कोई बहुत ऐसा इंसान है जिसने अभी हाल में कोई गोल्ड मेडल वगैरह जीता है, जिसने नीरज चोपड़ा जी हैं गोल्ड मेडल जीता है, उनके बारे में थोड़ा पढ़ लो यार, 2-3-4 स्टेटमेंट करंट अफेयर्स की मैगजीन में सब दिया होता है। तो खेल जगत वाला जो इतना भी स्पोर्ट का सेक्शन है वो आपको वहाँ से आराम से कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड लेखक की बात हुई, एक बहुत बड़ा हैक यहाँ पे दे रहा हूँ, ध्यान रखना, जब क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे तो गलत मत करना। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड लेखक में सबसे पहले उन बुक्स को तैयार करना जिनकी कुछ हिस्टोरिकल या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। जैसे जो भी बुक्स फ्रीडम से संबंधित या इंडिया के इंडिपेंडेंस से संबंधित हैं, या उससे आसपास उसके लिखी गई हैं, या जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तो उसके पहले जो किताबें लिखी गई थी, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित जो भी किताबें हैं जिसकी कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है उन पर ज़्यादा ध्यान देना। इसके अलावा जो कुछ बहुत मेन किताबें हैं उनके बारे में आपको कुछ चीज़ें देख लेनी है कि हाँ ठीक है ये बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं, इनकी किताब हमें मालूम होनी चाहिए। या जैसे अगर कोई किताब है वो अगर आपके वाइस प्रेसिडेंट ने अगर उसका विमोचन किया है, या पीएम ने किया है, या प्रेसिडेंट ने किया है, किसी मीटिंग वगैरह में गए हैं वहाँ पे की गई है, या कोई अगर बहुत पॉपुलर इस तरीके का सांसद है उसने अगर कोई किताब लिखी है, तो वो आपको देख लेनी है। तो इंपॉर्टेंट बुक्स एंड लेखक का भी एक तरीका होता है। जैसे आरबीआई की एक बुक है, मतलब आरबीआई के जो गवर्नर है उनके ऊपर बुक पूछी जाती है। आप आरओ 2021 का पेपर उठाओगे आपको उसमें भी मिल जाएगा बिमल जालान के ऊपर, ठीक है। और इस बार आप 2023 का जब पेपर उठाओगे उसमें भी बिमल जालान के ऊपर पूछेगा। इससे आपने ये देखा कि 2021 में पूछा था, 2023 में भी पूछा, मतलब वो सेम पैटर्न अभी भी फॉलो करता है कि आरबीआई के गवर्नर के ऊपर एक किताब पूछ देता है, बिमल जालान के ऊपर पूछा था। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो होती हैं, तो सिंपली आप इसको करोगे आपको मिल जाएगा, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, सब संक्षेप में भी वही चीज़ है। तो ये सब टॉपिक तो आपको बेसिक जो आप
नॉर्मल ऐसे जनरल नॉलेज की किताब पढ़ते हो, जैसे आप अरिहंत पेराई किताब देखोगे मनोहर पांडे की, या कोई भी एक बेसिक किताब आप देखोगे जिसमें जनरल चीज़ें दी होती हैं, घटना चक्र की भी एक आती है, तो उसमें आपको ये सब टॉपिक मिल जाएंगे, जैसे इंपॉर्टेंट बुक्स एंड लेखक वाले हैं, या नॉर्मल जो ये आपके महत्वपूर्ण नगर एंड स्मारक और ये सब है इमारतें वगैरह, ये आपको उसमें मिल जाएंगे। अर्थमेटिक के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि जो सीसेट वगैरह का पेपर होता है यूपीपीसीएस का, उसमें छांट लेना कि अर्थमेटिक के कौन से क्वेश्चन है एंड वहाँ से आपको तैयार कर लेना है। और ये बाकी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और ये है, इसके लिए घटना चक्र, ल्यूसेंट, यहाँ से आपका जीएस और ये हिंदी, ये मैंने दोनों आपका निपटा दिया। उसकी मैंने बुक लिस्ट आपको बताई दी थी कि उसमें आपको एस कुमार वाली जो सर की जो है किताब घटना चक्र की, वो आपको करना है। अब बात आ जाती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर भी यार 50 नंबर का है। कंप्यूटर को लेकर बहुत ज़्यादा डरो मत, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी मोटे मोटे तौर पर पहले समझ लो आप। अब इसमें क्या है कि बेसिक वर्किंग जो होती है कंप्यूटर की वो आती है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू आएंगे। इसके बाद में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट, 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है पावर पॉइंट, स्लाइड्स वगैरह आपने देखी होंगी। एक्सेल होती है, एक्सेल शीट पे काम करना है एंड ये सब चीज़ें। उसके बाद में बेसिक एमएस वर्ड, जिस पे आप सारी चीज़ें टाइप करते हो, आपकी जो भी किताबें सभी टाइप होती हैं। तो ये एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया। इनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब इनसे संबंधित एमसीक्यू बनेंगे, तो इनमें कुछ कुछ जो फॉर्मूले होते हैं, कुछ कुछ जो बेसिक तरीके होते हैं, स्लाइड्स क्या है, पावर पॉइंट में जो चीज़ें हैं वो कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्या होते हैं। मतलब किसी को अगर एमएस वर्ड चलाना आता है, एक्सेल चलाना आता है, पावर पॉइंट चलाना आता है, बेसिक, आपने कभी प्रेजेंटेशन वगैरह बनाया है या कभी काम किया है, तो आप ये चीज़ें समझ पा रहे होगे ये सब चीज़ें क्या है, बेसिक हैं। तो अगर आपने इनको चलाना आता है बेसिक, तो आप ये आराम से इनके ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। बेसिक वर्किंग कंप्यूटर की है, उसमें बेसिकली यही होता है कि आपको 2-3 कंप्यूटर दिए गए हैं, आसपास आपके लैपटॉप वगैरह है, प्रिंट निकालना है, स्कैन करना है कोई चीज़ें, तो आप एपीएस हो तो ये सब बेसिक चीज़ों के लिए आपको कोई एक आदमी नहीं दिया जाएगा फिर एक्स्ट्रा, खुद भी आप कर पाओ। मतलब रहता है, ठीक है, ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन आपको ये सब आना चाहिए कि 2-3 कंप्यूटर हैं तो आप उनको लिंक विंक करना जानते हो। ठीक है कि भाई यहाँ पे क्या होता है, इंटरनेट वगैरह है, बेसिक जो लैन वगैरह है आपका, तो वो आपको पता हो कि यहाँ भाई क्या होता है। तो बेसिक जो फंक्शनिंग होती है, जो एक इंसान नॉर्मल कंप्यूटर वाला जानता है, वो बस आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में इंटरनेट का यूसेज है, वही चीज़ है कि आप इंटरनेट के थ्रू जो फ्लाइट है वो बुक कर सको, ट्रेन वेन की कोई टिकट है बुक करनी है, या इस तरीके की बेसिक चीज़ें समझ रहे हो। जो भी आप अपने फ़ोन से बैठ करके अमेजोन से या इधर उधर जो आप वंदे भारत ट्रेन है, कहीं पर कोई बुक करनी है, चीज़ बुक करनी है, कभी आपको IRCTC का कुछ देखना है, तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना, यही सब है। एंड ये वहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये सब वहाँ पर है कि आपको नॉर्मल इस तरीके से www उस पर और सब आना चाहिए और समथिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद में आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेलिंग वगैरह, ईमेलिंग भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ईमेलिंग वगैरह आप कर रहे हो इकट्ठा, एक साथ 10-20 लोग को कर रहे हो, सबकी ID डाल रहे हो, उसमें कोई एडिट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपने यहाँ एडिट किया, बाकी सब लोग के पास भी चला गया। तो ये सब जो बेसिक फंक्शन होते हैं ईमेलिंग वगैरह के, उससे चीज़ें आपको रिलेटेड मालूम होनी चाहिए। उसके बाद में एक आ जाता है PPT वाला और PDF वाला, यानी कि इसके जो डिफरेंट स्टाइल एंड एनिमेशन होते हैं PPT एंड PDF के, उसका आइडिया आपको होना चाहिए। तो ये कुल मिला करके इसके टॉपिक थे। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें मार्केट में बहुत सारी किताबें आती हैं। एक आपको परीक्षा मंथन की मिल जाएगी, ठीक है, उसको देख लेना। एक एक्सीड की आती है, एक अंकित भाटी सर की आती है, 1-2 मार्केट में और भी आती है, उनका मुझे इस टाइम पर नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन आप जाओगे बेसिक, मतलब आप किसी भी कंप्यूटर शॉप पर जाओ और वहाँ पर जाकर के उनसे बोलो मुझे MCQ की बुक चाहिए, ऐसे ऐसे बुक्स की। अभी मार्केट में 1-2 और भी निकलेंगी, तो उनमें से कोई भी एक किताब आप अपने हिसाब से देख लेना कि किसमें आपको MCQ पढ़ने में कंफर्टेबल लग रहा है और किसमें आपको थ्योरी पढ़ने में समझ में आ रही है। जैसे बहुत से लोग हैं वो इंग्लिश में ही कंफर्टेबल होते हैं जब कंप्यूटर की बात आती है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिंदी में भी कर लेते हैं। तो अपने हिसाब से आप देख लो कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो और उसमें आपको कौन सी किताब अच्छी लग रही है। बाकी APS की वजह से भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो निकालेंगे, तो मैं तो ये आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा वीक नहीं है और बेसिक चीज़ें आप जानते हो, तो आप इसको कंप्यूटर पर ही एक्चुअल में सीखो। आपको बहुत सारे MCQ मिल जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे वीडियोज़ वगैरह मिल जाएंगे, उनको देख करके आप समझ सकते हो। उसमें काफ़ी अच्छी तरह से चीज़ों को समझाया गया होता है। तो उसमें क्या है कि आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद में बस MCQ आप ट्राई करते रहो, लैपटॉप वगैरह पे सर्च कर लो, आपको वहाँ पर 50-50 मिल जाएंगे। हर टॉपिक पे 100-200 MCQ तैयार कर लो, इसी से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ फॉर्मूलाज होते हैं वो आपने पढ़ लिए कि हाँ भाई कंट्रोल+ इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, शिफ्ट दबाने से क्या होता है, अल्ट उससे क्या होता है, स्पेस वाली की का है तो उसका क्या क्या चीज़ें, इस टाइप से बेसिक चीज़ें हैं वो आपने कर ली। बाकी जो आप बुक लोगे अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, इंग्लिश या हिंदी की, उसमें चीज़ें बन जाएंगी। तो जब 50 नंबर का आ रहा है और ये आपको टॉपिक दे रखे हैं तो इन्हीं से चीज़ें आएंगी। तो अपने हिसाब से इनको टाइम अलॉट कर दो, 4-4 घंटे इस पर्टिकुलर टॉपिक को दे दो, 4 घंटे इसको दे दो, 4 घंटे इसको दे दो, 4-4 ऐसे करके दे दो। 20-25 घंटे दोगे, फिर उसके बाद में 20-25 घंटे 40 घंटे रिवीजन के लिए दे दो। उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। आराम से आप मतलब 50 में से 45 नंबर 46 नंबर इसमें स्कोर कर सकते हो और हिंदी में आप आराम से 45 नंबर तक स्कोर कर सकते हो। बाकी GS में आपकी श्रद्धा है कि आप भाई कितनी मेहनत कर लेते हो और कितना घटना चक्र ल्यूसेंट को ढंग से तैयार कर लेते हो। अगर घटना चक्र ल्यूसेंट फ़ायदा नहीं करेगी 50 नंबर के पेपर में सामान्य ज्ञान के APS के, तो क्या फ़ायदा करेगा आप ये सोचो।
खुद सोचने वाली बात है ना कि कितना डेप्थ में जाके पूछेगा। जितने फैक्ट्स है, जितनी चीज़ें पूछेगा, सामान्य ज्ञान का पेपर निकालने के लिए एपीएस का घटना चक्र ल्यूसेंट काफ़ी है, पीवाईक्यू काफ़ी है, उससे बाहर से नहीं आएगा। और उसके अलावा आपके पास 2 सेक्शन और भी तो है, कंप्यूटर का सेक्शन है और आपके पास ये हिंदी का सेक्शन है, तो इसमें भी तो आपको देना है ना। ऐसा तो है नहीं कि और कुछ है नहीं जो आपको पूरा उसी में खींचना हो। तो कंप्यूटर और हिंदी जब समान वेटेज रखते हैं, समान उसकी वैल्यू है, तो आप उसको उसी तरह से इज्जत दीजिए, बहुत ज़्यादा उसके पीछे भागिए नहीं। जब हिंदी में और कंप्यूटर में मेहनत करके नंबर लाए जा सकते हैं तो जीएस के पीछे बहुत ज़्यादा पागल की तरह क्यों भागना है। आप जीसी कर लो, ल्यूसेंट कर लो, पीवाईक्यू कर लो, और हिंदी के लिए बस आपको एस कुमार सर वाली जो किताब है वो करनी है। तर्कश यूट्यूब चैनल है, उनके सर के वीडियो देख लोगे तो जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी। बाकी कंप्यूटर में कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आप गूगल पे सिंपली आप एमसीक्यू वगैरह ये टॉपिक डालोगे, इससे रिलेटेड एमसीक्यू डाल लेना, प्रैक्टिस कर लोगे, उससे बेहतर कुछ नहीं है। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, लगे लगे आपकी टेस्ट सीरीज सॉल्व हो जाएगी। यही टेस्ट सीरीज़ है आपकी, कोई नई टेस्ट सीरीज थोड़े ना है, यही टेस्ट सीरीज़ है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। बाकी अगर आप आरओ की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल, और आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी नाम से, तो आप चाहें तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।